नमस्कार भारत। नमस्कार उत्तर प्रदेश। मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले 7 महीनों के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के कि उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा बादशाह, कौन संभालेगा सत्ता। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बात हमने बंद कमरे में बैठकर पैदा नहीं की। इस बात को आपसे चर्चा करने के लिए हम लगातार कई महीनों से लोगों के जनसंपर्क में हैं। जो बहुत छोटे तबके के लोग हैं, जिसे गरीब तबका कहते हैं, एक मीडियम फैमिली, इन सब लोगों के बीच हमसे वार्ता हुई, बातचीत हुई और हमने उनके मन की बात जाननी चाहिए। तब आके हमें ये पता चला कि इस बार जो संघर्ष है, चुनावी संघर्ष बहुत कड़ा है, जिसे लेकर के भविष्य में 100% कोई बात कह देना नामुमकिन और बहुत मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसकी जो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी वो जनवरी में की थी। तो शायद इस बार भी जनवरी के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो घोषणा कर देगा और तारीख तय कर देगा उत्तर प्रदेश में चुनाव की। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन करेगा वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता लागू होने से पहले पहले जो नेता गण हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो सड़कों पर बहुत तेज़ी से उतरेंगे। लेकिन अभी भी वो अब जो चुनावी माहौल है बनने लगा है, गरमाने लगा है माहौल। कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं। जिन्हें टिकट लेना है, टिकटों की दौड़ में शामिल हैं, वो अपने आकाओं के पास जाना शुरू हो गए हैं, गिफ्ट ले जाने शुरू कर दिए गए हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आज चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि अभी हम पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं। भाजपा से पहले सत्ता अखिलेश यादव के हाथ में थी, यानी कि समाजवादी पार्टी के हाथ में थी। और उनकी उस टाइम सरकार में जब वो थे अखिलेश यादव, तो उनकी 224 सीटें थी। अब लगभग 47 के करीब सीटें हैं। कांग्रेस की भी 5-6 सीटें हैं। पिछले चुनावों में बसपा ने लगभग 80 सीटें थी, जो इस बार घट के 19 सीटें रह गई हैं सिर्फ। यानी कि इन सब पार्टियों का जनाधार बहुत तेज़ी से घटा है, बसपा और सपा का। और कांग्रेस तो ख़त्म ही है। लेकिन जिस अंदाज से 403 सीटों में से 312 सीटें भाजपा ने ली थी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले 10-15 साल तक अब भाजपा कहीं नहीं जाने वाली। अब भविष्य में किसे क्या मिलने वाला है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ और ये भी चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे उस बातों को रिप्लाई दें, क्या मैं सच हूँ या झूठ हूँ। कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी मैनेजमेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा मैनेजमेंट रखती है। अब मोदी जी अपने मन की बात कहने के लिए निकल पड़ेंगे, चुनावी रैलियाँ होंगी। ये बात अलग है कि कोरोना काल फिर से कुछ हो जाए, लेकिन इस बात से मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में देख चुके हैं। मोदी जी को अपने मन की बात कहनी है तो कहनी है, और वो अपने मन की बात को कहते कहते रो भी पड़ते हैं, जिससे उन्हें जनता की सिंपैथी मिलनी शुरू हो जाती है। तो मोदी जी जिस ढंग से किसान आंदोलन को बताएंगे, गरीबों के बारे में बताएंगे, कोविड की चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरह देश को बचा लिया, वो पूरी तरह जनता को भावुक करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इनके यहाँ जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट का मास्टर है वो है अमित शाह। अमित शाह जी चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे रैली अरेंज होगी, कैसे भीड़ बढ़ेगी, चुनाव के बाद कैसे विधायकों की जोड़ तोड़ होगी, किसे शामिल करना है, किसे हटाना है, ये सब अमित शाह जी के हाथ में है। ये अलग बात है कि वेस्ट बंगाल के चुनाव में वो उनकी रणनीति कामयाब नहीं रही, लेकिन फिर भी भाजपा का वोट प्रतिशत तो बढ़ा ही है और योगी जी आज भी उन्हीं का पूरा यकीन करते हैं। तीसरा जो हमारे बीच हैं वो हैं हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी।
योगी आदित्यनाथ एक ऐसी शैली के व्यक्ति हैं कि जो उनके चेहरे पर होता है वो ही उनके मन में होता है। जबकि सभी लोग जानते हैं कि राजनीति में चेहरा कुछ कहता है, जबान कुछ कहती है, आंखें कुछ कहती हैं, कान कुछ कहते हैं, लेकिन योगी जी एक ऐसा चेहरा है जो मन में होता है वही चेहरे पर होता है, और वो अपनी बात कहते हुए कभी डगमगाते नहीं। वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी उन्होंने बंगाल में जाके कहा कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं रहे मचेगी, यहाँ कोई गुंडा नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो उनकी शैली है, ठोक दो, इस शैली से उनका जो वोट बैंक है, जो उनमें पूर्ण आस्था रखता है, हिंदुत्व में पूरी आस्था रखता है, वो खोल करके योगी के साथ है। लेकिन कोरोना काल में जो लोगों के सामने लॉकडाउन में परेशानी आई, उस परेशानी को जो सबसे ज़्यादा झेला वो गरीब तबके ने झेला या मीडियम परिवार के लोगों ने झेला, और इस मिसमैनेजमेंट से वो लोग नाराज हैं। अब मोदी जी चाहे लाख कहें, लेकिन देश में जो अधिकतर पेशेंट मरे हैं वो कोरोना से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। अब मोदी जी ये कहते रहे इसमें गलती केजरीवाल की थी या किसी सूबे के मुख्यमंत्री की थी, उनका तो पूरा अरेंजमेंट था, लेकिन लोगों ने खुल के देखा, महसूस किया, और लोग इस बात को मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो कमी आई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से आई है, और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लोगों में ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, लोगों ने अपनी लाशों को बहा दिया है। अब आप ये कहें इस खबर को चाहे आप कितना भी दबाएं, लेकिन पूरे देश को पता है कि हिंदुओं के लिए अंतिम संस्कार में लकड़ी तक मुहैया नहीं हो पाई। इस बात का आक्रोश जनता में है, और जनता इसे जल्दी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि जो अपने को खोता है वो जल्दी नहीं भूल पाता। तीसरी बात, योगी जी के औचक निरीक्षण। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के कोरोना काल में लगभग हर मंडल में गए और निरीक्षण किया, लेकिन योगी जी ये भूल गए जो जनता को याद है कि योगी जी के आने से पहले चूना छिड़क दिया जाता था, छिड़काव कर दी जाती थी, सारी सफाई व्यवस्था पर काबू पा लिया जाता था, और उनके जाते ही सब कुछ वैसे ही हो जाता था जैसे पहले चल रहा होता था। तो इस मिसमैनेजमेंट को लोग नहीं भूल पाएंगे, ना ही उनके औचक निरीक्षण को से कोई लोग प्रभावी हैं। लेकिन एक बात फिर मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इस पार्टी में वन मैन शो की पोजीशन थी उनके कुछ घरेलू झगड़े थे। उन्होंने सत्ता से ज़्यादा अपने घरेलू झगड़ों पर ध्यान दिया कि सत्ता उनके हाथ से ना निकल जाए, कोई उनका ही परिवार का लोग उनके सामने ना आ जाए। वो इसी लड़ाई में उन्होंने सारा वक्त गंवा दिया। और आज भी जब चुनाव करीब आ गए हैं, उन्हें सड़कों पर होना चाहिए, उन्हें लोगों की आवाज़ बनना चाहिए। वो चुपचाप सिर्फ ट्विटर से ही अपनी बात कह रहे हैं। अब इस बात को लोग ऐसा नहीं है कि नहीं समझते या नहीं जानते कि वो क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। कोरोना इतनी बड़ी वो नहीं है कि किसी लीडर को घर से बाहर निकलने से रोक दे। भाजपा के नेता निकल रहे हैं, मोदी जी ने रैलियाँ की हैं, योगी जी रैली कर रहे हैं, अमित शाह ने रैलियाँ करी हैं, भाजपा के ममता बनर्जी ने रैलियाँ की हैं। तो ऐसा नहीं है, जनता इन सब बातों को अब बखूबी समझने लगी है। इसलिए अखिलेश यादव जी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो गलतफहमी ये है कि लोग भाजपा से नाराज हैं। ये सच है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से और ख़ास तौर पर मोदी योगी दोनों से नाराज हैं। और अखिलेश जी को ये लगता है कि जो उनका वोट छिटकेगा वो उनकी झोली में आ जाएगा और उनकी जीत निश्चित है। बस यही एक गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी के सहारे वो घर में बैठ कर के ट्विटर से सत्ता चलाना चाहते हैं। मायावती के बारे में सब जानते हैं, वो खामोश क्यों हैं।
सब जानते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा को सपोर्ट करती हैं, उन्हें कोई अनचाहा भय रहता है। अब वो आक्रामक नहीं रही, या यूँ कहो कि वो खुद भी और उनकी राजनीति भी अब बूढ़ी हो गई है, और उन्होंने राजनीति में अपना कोई वारिस भी पैदा नहीं किया। ये बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पिछले चुनावों में प्रियंका गांधी बाहर आई थी, और अभी भी वो सड़कों पे आ जाती हैं, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं है। और कांग्रेस का जनाधार इस कदर घट गया है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में वो 5-4 सीटों के ऊपर ज़्यादा ले पाए। अब उनकी कंडीशन भी ये नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल से समझौता करें, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस प्रियंका का भले ही सहारा ले ले कि वो कहीं खड़ी है। लेकिन योगी जी के साथ 2-3 बातें बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूरा भरोसा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर किया है, अधिकारियों के ऊपर किया है। उनके काल में अधिकारी लगातार बेलगाम है। मोदी जी यानी योगी जी वही देखते हैं जो अधिकारी उन्हें दिखाते हैं। योगी जी को महंगाई नहीं दिख रही, खनन हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन योगी जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, 10-20 लोग हैं, जो उन्हें बताते हैं, सिर्फ उन्हें वही दिख रहा है। बस उनके साथ अगर एक अच्छी बात है तो सिर्फ यही है कि उनका जो चेहरा है वो स्पष्ट हिंदुत्ववादी का है, जबकि ये सब जानते हैं भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम उन पर आरोप लगाते हैं। कभी कभी जमान में कहते हैं कि योगी जी किसी से मिलते नहीं, किसी से सुनते नहीं, जो हमारे प्रशासनिक काम होते हैं, जनता के काम होते हैं, उसके लिए अधिकारी हमारी सुनते नहीं, तो हम किस मुँह से जनता के बीच में जाएंगे। तो ये सब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं योगी जी को दुख देंगी, भारतीय जनता पार्टी को दुख देंगी। और इधर बार बार जो अटकलें लगती हैं कि मुख्यमंत्री चेंज होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, ये सब बातें जनता को प्रभावित करती हैं। बस अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात है तो सिर्फ एक बात है कि योगी जी स्पष्ट हैं, वो किसी से नहीं डरते और हिंदुत्व का चेहरा है, और लोग ये कहते हैं कि अगर योगी जी नहीं रहे और सपा की सरकार आ गई तो औरतों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बस इसी बात को लेकर के अगर अखिलेश यादव ये स्पष्ट कर पाएँ, लोगों को मन से भय निकाल दें कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार आती है, समाजवादी की सरकार आती है, तो किसी को कोई खतरा नहीं होगा, तो उनका जनाधार आज नंबर 2 पर है। और जिस तरह जो छोटी जातियां हैं वो भाजपा में चली गई थी, शायद उसका एक हिस्सा उन्हें मिल जाए, कुछ जो भाजपा से नाराज़ हैं वो मिल जाए, कुछ उनका जो वोट बैंक है, जैसे वो समझते हैं कि मेरा वोट बैंक है, वो उनके पास चला जाए, और जोड़ तोड़ की राजनीति करके, गठबंधन की राजनीति करके वो सत्ता में आ सकते हैं। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में भाजपा की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, और किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महंगा साबित होगा। और आज फिर टिकैत जी ने घोषणा कर दी है कि अब आंदोलन और तेज़ होगा, और गाजीपुर बॉर्डर पर हज़ारों ट्रॉलियाँ फिर पहुँच गई हैं, क्योंकि ये जो मोदी की नीति है किसानों को लेकर के, उसने भाजपा की छवि खराब करी है। एक छोटी सी बात मैं काट के कहना चाहूँगा कि जब किसान अपनी आंखों में सुरमा डलवाना नहीं चाहते तो मोदी जी जबरदस्ती उनकी आंखों में सुरमा क्यों डालना चाहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसानों को लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है,
या किसानों को ये लगता है कि साहब जो भी कुछ है हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हम ही उद्योगपति को नौकर हो जाएंगे। तो ये बात मोदी जी नहीं समझा पा रहे हैं, बल्कि मोदी जी आंदोलन को बदनाम करने के लिए बार बार ये कहते हैं कि किसान अड़े हैं, किसान अड़े हैं। अरे सरकार भी तो अड़ी है। किसान अगर अड़े हैं तो सरकार भी तो अड़ी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बीच में आके बैठें, कुछ कृषि कानूनों में संशोधन करें या कोई कृषि कानूनों को वापस ले लें। जब किसान नहीं चाहते अपना फ़ायदा तो आधावट में क्यों फ़ायदा देना चाहते हैं? ये बात साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में, भारतीय जनता पार्टी के मन में पाप है, और यही बात मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देगी। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक जो कंडीशन है, भगवान ना करे अगर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण महंगाई को मुद्दे को लेकर हुआ, कोरोना काल में मौतों को लेकर हुआ, कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट को लेकर हुआ, कोरोना काल में लोग आर्थिक रूप से टूट गए हैं, इसको लेकर के हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी। अगर यही ध्रुवीकरण फिर हिंदू मुसलमान पे हो गया, फिर धार्मिक लड़ाई शुरू हो गई और धर्म के नाम पर लोग बट गए, तो योगी जी को हटाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।